गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8:04 लाइव हो गए हम लोग। आई होप कि मेरी ऑडियो और वीडियो बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। और हमेशा की तरह नोटबुक वगैरह ओपन कर लिया। मैंने भी अपने फ़ोन को साइलेंट कर लिया। तो आप लोग अपनी नोटबुक और अपने पेन को ओपन कर लें। अभी चैट नहीं दिख रहा है, वो भी दिखने लग जाएगा। सो कल आई होप कि आपको बोर्ड वर्क मिल गया होगा। जो मैप मैंने डिस्कस किया था वो मैप मिल गया होगा। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कवरेज हमारा अच्छे से कल हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। चलो, मैसेज आना शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर, यस। चलिए, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। चलिए, तो अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। नहीं मिला सर, अब लवकेश कह रहा है। अरे मिला होगा, ऐप में जा करके देखो। नहीं मिला होता तो सारे बच्चे अभी सबसे पहले यही बात कह रहे होते कि नहीं मिला, है ना। मिला होगा, उसको एक बार ध्यान से आप देख लो कि वो होगा ही। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले कार्ताजीना प्रोटोकॉल, उसके बाद नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, और उसके बाद देखेंगे नागोया प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल, ये सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट, प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है। लेकिन प्रोटोकॉल को अक्सर किसी कन्वेंशन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल हैं, इनको आप उपसंधियों के रूप में देख सकते हैं। अगर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारी मेन संधि है, तो इसके अंदर की कुछ उपसंधियां प्रोटोकॉल कहलाएंगी। और हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत ये कुछ उपसंधियां आती हैं, जो कि करना हमारे लिए जरूरी है। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछता रहा है, पीटी में खास तौर पे। लेकिन इसके कुछ पहलू हैं जो मेंस में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो वो भी आज हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से पहलू मेंस वाले हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब यहां पर है उप संधियों से। और मेन, जैसा कि मैं बता रहा था, दो उपसंधियां हैं और इनमें से एक उपसंधि की फर्दर एक उपसंधि है। तो एक उपसंधि है जिसको हम कहते हैं कार्ताजीना प्रोटोकॉल, और दूसरे को हम कहते हैं नागोया प्रोटोकॉल। कार्ताजीना प्रोटोकॉल की एक फर्दर उपसंधि है जिसको हम कहते हैं नागोया कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। राइट। तो सीबीडी की दो महत्वपूर्ण उपसंधियां, दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, कार्ताजीना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। और कार्ताजीना प्रोटोकॉल के अंदर जो आता है उसको हम कहते हैं नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। और नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल से हमारा मतलब यहां पर यह है कि ये कार्ताजीना प्रोटोकॉल के कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए इसको जोड़ा गया है, राइट। आपस में आप लोग प्लीज बातचीत ना करें, ठीक है। शिखा कह रहे हैं सर प्लीज हिंदी में पढ़ाओ। ये प्रोटोकॉल का नाम इंग्लिश में लिखने से अगर आप, शिखा, घबरा जाएंगी तो फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे, है ना।
मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को कहता हूं, और वो बात ये कहता हूं कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड को, आज जहां भी खड़े हैं वहां से अपने स्टैंडर्ड को ऊपर की तरफ ले जाएं, ना कि टीचर को नीचे की तरफ लाएं। टीचर को नीचे की तरफ लाना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं एक एक करके इस पूरे कवरेज को। शुरुआत होगी कार्ताजीना प्रोटोकॉल से। कार्ताजीना प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम देखेंगे कार्ताजीना प्रोटोकॉल की बैकग्राउंड, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। बैकग्राउंड जिसमें कि इसकी आवश्यकता वगैरह को देखेंगे। फिर देखेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, मेन प्रोविजंस क्या है। तीसरा देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। और फिर फोर्थ हम देखेंगे नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ये चार चीजें यहां पे हमें पढ़ने की हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि को समझते हैं, बैकग्राउंड को समझते हैं, और फिर हम लोग इस पे कुछ लिखने का काम करेंगे। ऑलराइट, सो कार्ताजीना प्रोटोकॉल, सबसे पहली बात तो यह है कि सीबीडी का एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि ये सीबीडी का ही एक हिस्सा है। कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नागोया प्रोटोकॉल या कार्ताजीना प्रोटोकॉल सीबीडी के बाहर इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये कार्ताजीना प्रोटोकॉल सीबीडी का ही एक भाग है। इसको सीबीडी में जोड़ा गया। सीबीडी में जोड़े जाने के लिए इसको अपनाया गया साल 2000 में, और साल 2000 में अपनाने का कारण ये था कि उस समय तक कुछ ऐसे इशू क्लियर हो चुके थे। हमारे सीबीडी को लागू हुए 7 साल का वक्त हो गया था। अगर हम अपनी पिछली क्लासेस से याद करें तो सीबीडी को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में 1992 में अपनाया गया था, और 1993 में सीबीडी प्रॉपरली लागू हो गया था। सीबीडी के लागू होने के अगले साल से 1994 से सीबीडी के सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर दूसरे साल बुलाया जाता रहा है। तो पहला सम्मेलन 1994 में बुलाया गया, अगला सम्मेलन 1996 में, फिर उसके बाद का सम्मेलन 1998 में, और जो चौथा सम्मेलन था साल 2000 में। तब तक बायोडाइवर्सिटी को लेकर के अलग अलग देश अपनी अपनी समस्याओं को बखूबी समझने लगे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्शन में देशों का ध्यान अब जाने लगा था। अभी तक देश सिर्फ या तो फॉरेस्ट को देखते थे या वाइल्ड लाइफ को देखते थे। एक समग्रता के साथ, एक यूनिफाइड तरीके से बायोडाइवर्सिटी को देखने का जो नज़रिया मिला, वो सीबीडी के अपनाने के बाद, सीबीडी की सदस्यता के बाद देशों को मिलती है। तो चौथे सम्मेलन में कई देशों के द्वारा ये मांग की गई कि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अलग अलग पौधे, अलग अलग जंतुओं की नस्लें पैदा की जा रही हैं, और हमें इनके दूरगामी परिणामों का बिल्कुल पता नहीं है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं, जो पौधे या जो जंतु, उनका लॉन्ग टर्म हमारी बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ेगा।
हो सकता है कि हम किसी फसल की कोई नस्ल को किसी कंट्री से इंपोर्ट करें, वहाँ वहाँ पे हम उसको फिर उसकी खेती शुरू करें और 10 साल के बाद 20 साल के बाद हमें ये पता चलता है कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ की हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी उसकी वजह से बर्बाद हो रही है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? ये सवाल 1998 में ही उठाया गया था और सदस्य देशों ने इस बात को तय किया था कि जब हम अगले सम्मेलन में मिलेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा हुए पौधे और जंतुओं से एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पर जो फर्क पड़ता है, जो बुरा परिणाम पड़ सकता है, उसकी रोकथाम के लिए कोई हम एक नई व्यवस्था कायम करेंगे। और वो नई व्यवस्था आती है कार्ताजीना प्रोटोकॉल के रूप में। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल का संबंध बायो सेफ्टी से है। बायो सेफ्टी का मतलब है जैविक सुरक्षा। जैविक सुरक्षा एक ऐसा वर्ड है जिसको कई तरीके से इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। जैविक सुरक्षा का मतलब ये भी हो सकता है कि कई रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनके प्रति आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, उसको भी आप जैविक सुरक्षा का नाम दे सकते हैं। लेकिन कार्ताजीना प्रोटोकॉल के संदर्भ में जैविक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बदला गया है, उनसे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर जो बुरा असर पड़ सकता है, उस बुरे असर से सुरक्षा को यहाँ पर बायोसेफ्टी का नाम दिया गया है। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल का संबंध सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीवों से है जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तित किया गया है और स्थानीय जैव विविधता को उनके दुष्परिणामों से बचाने के लिए लाई गई ये एक व्यवस्था है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको साल 2000 में अपनाया गया था, लेकिन इसको लागू होते होते 2003 हो गया। कार्ताजीना प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? कार्ताजीना प्रोटोकॉल कहने का मेन रीजन ये है कि इसको अपनाया जाना था कार्ताजीना के सम्मेलन में। कार्ताजीना कोलंबिया का वो शहर है जहाँ पे ये प्रोटोकॉल को अपनाया जाना था। हालांकि अपनाए जाने में लेट हुई, लागू होने में भी लेट हुआ, लेकिन चूंकि ओरिजिनल प्लान था कि इसको कार्ताजीना में अपना लिया जाएगा, इसलिए इसको हम कार्ताजीना कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि कार्ताजीना कहाँ है और तमाम गेस्ट ले लेते हैं, कार्ताजीना स्पेन में है, कार्ताजीना यूरोप के किसी दूसरे देश में है, वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, कार्ताजीना कोलंबिया का एक शहर है। तो इतना तो समझ में आ गया कि कार्ताजीना प्रोटोकॉल का संबंध लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में बायो सेफ्टी से है। ठीक है, तो बैकग्राउंड ये है कि साल 2000 में अपनाया गया। मीन्स adoption happened in year 2000 और प्रभाव में आया इन इफेक्ट फ्रॉम 2003, मतलब 2003 से ये प्रभावी है। इसका मुख्य फोकस किस चीज पर है? ये शब्द ऐसे ही इंग्लिश में जाएगा क्योंकि ये एक टेक्निकल शब्द है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO के संदर्भ में बायोसेफ्टी को सुनिश्चित करना।
अब दो टर्म हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। पहला टर्म जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या एलएमओ, और जो दूसरा टर्म है वो बायोसेफ्टी। कार्ताजीना का सारांश यही है। इतना आप लोग पहले लिख लें। डन हो गया? चलिए, अब इन दोनों वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक से परिवर्तित कोई भी जीव, ये पादप हो सकता है या कोई जंतु हो सकता है, अगर ये एक जीव है और इसको जैविक प्रौद्योगिकी के तकनीकों से किसी भी तरीके से आपने चेंज किया है, तो इसको हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मोस्ट ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट होते हैं, क्रॉप प्लांट होते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो ऑर्गेनिजम्स विच हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड using the tools of modern biotechnology, and most of them happen to be plants. This is something we have to be totally clear about कि most of them are plants, जिनको कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता है, और दूसरे कंट्री की अक्सर ये चिंता होती है कि हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे क्या परिणाम पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर क्या परिणाम पड़ेगा, वो बाद की बात है, लेकिन हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा, कार्ताजीना प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड है, राइट। तो इसको आप लिखिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को परिभाषित करते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, लिखना शुरू कीजिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों से आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों से आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। अगला पॉइंट लिखिएगा, अधिकांश ऐसे परिवर्तन फसलों की नस्लों में किए गए हैं। अधिकांश ऐसे परिवर्तन फसलों की नस्लों में किए गए हैं। हालांकि मवेशियों में भी ऐसा करना संभव है। हालांकि मवेशियों में भी ऐसा करना संभव है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कार्ताजीना प्रोटोकॉल ऐसे एलएमओ, कार्ताजीना प्रोटोकॉल ऐसे एलएमओ के अंतरराष्ट्रीय आवागमन, ऐसे एलएमओ के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को जैव सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियंत्रित करता है। कार्ताजीना प्रोटोकॉल ऐसे एलएमओ के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को जैव सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियंत्रित करता है। जैव सुरक्षा के दृष्टिकोण से
नियंत्रित करता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, द ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाइड बाय टूल्स एंड टेक्निक्स, द ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाइड बाय टूल्स एंड टेक्निक्स of modern biotechnology are called LMO, are called LMO. Most of them are crop plant varieties. Most of them are crop plant varieties. But the technique can also be applied. But the technique can also be applied to cattles, to cattles. Number 3, Cartagena Protocol governs, Cartagena Protocol governs the transboundary movement, transboundary movement of LMO for biosafety, LMO for biosafety. नेक्स्ट, एलएमओ की हिंदी एक बच्चा पूछ रहा है। इसको सबसे पहले तो एलएमओ ही लिखना, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर इसकी मोटी हिंदी समझने की कोशिश करोगे तो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, उसको हम एलएमओ का नाम देते हैं। ठीक है, मवेशियों से मतलब ऐसे एनिमल जिनको हम पालते हैं उनको हम मवेशी कहते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब मवेशियों की श्रेणी में आते हैं। तो मवेशी और दूसरे पालतू जंतुओं में अंतर यह है कि मवेशियों को आप हमेशा एक बड़ी संख्या में उनका आप पालन करते हैं, जबकि अगर घर में आपने कुत्ता पाला है तो एक कुत्ते को आप पालेंगे और उससे कोई प्रोडक्ट लेने की उम्मीद नहीं होती है। तो मवेशियों को लेकर के तीन चीजें होती हैं। पहला ये कि इनको पालतू बनाया जा सकता है, दूसरा ये कि इनका पालन इसलिए किया जाता है कि हम कुछ इनसे प्रोडक्ट ले सकें। भेड़ से आप ऊन ले सकते हैं, बकरियों से आप दूध ले सकते हैं और ऊन ले सकते हैं। बकरियों की कुछ वैरायटी से, हमारी देसी वैरायटी से नहीं, लेकिन बकरियों की कुछ वैरायटी से आप ऊन भी ले सकते हैं। जैसे पश्मीना का जो ऊन होता है, जो दुनिया के बेहतरीन ऊन में से है, तो पश्मीना का ऊन पश्मीना गोट से लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें। उसके बाद आप गाय और भैंस का पालन करते हैं दूध के लिए, तो इन सब का पालन आप बड़ी संख्या में कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हम मवेशी का नाम देते हैं। अगर आप कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो एक पालते हैं और अपनी हॉबी के लिए पालते हैं, इनसे आपको कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट की चाहत और ज़रूरत नहीं होती। तो मवेशी का मतलब क्लियर हो गया। एलएमओ हिंदी में भी आपको लिखना है, और अगर हम ऐसे देखें कि उसकी शाब्दिक हिंदी क्या हो सकती है, तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। अब हम आते हैं दूसरा, बायोसेफ्टी। जैविक सुरक्षा या जैव सुरक्षा। यहां पर अब आप लिखिए कार्ताजीना प्रोटोकॉल के संदर्भ में जैविक सुरक्षा का अर्थ, कार्ताजीना प्रोटोकॉल के संदर्भ में जैविक सुरक्षा का अर्थ
स्थानीय जैविक विविधता को घातक प्रजातियों से बचाने का है। स्थानीय जैविक विविधता को घातक प्रजातियों से बचाने का है, जिनमें LMO भी सम्मिलित हो सकते हैं। कार्ताजीना प्रोटोकॉल के संदर्भ में जैविक सुरक्षा का अर्थ स्थानीय जैविक विविधता को घातक प्रजातियों से बचाने का है, जिनमें LMO भी सम्मिलित हो सकते हैं। जिनमें LMO भी सम्मिलित हो सकते हैं। चलो अब इसको इंग्लिश में लिख लो। बायोसेफ्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्ताजीना प्रोटोकॉल। बायोसेफ्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्ताजीना प्रोटोकॉल is related to protecting the local biodiversity. Biosafety with respect to the Cartagena Protocol is related to protecting the local biological diversity from potentially dangerous organisms, which may include LMO. Which may include LMO. Which may include LMO. ठीक है, चलो तो ये क्या हो गई, कार्ताजीना प्रोटोकॉल की बैकग्राउंड हो गई, कब अपनाया गया वगैरह, इसका उद्देश्य क्या है, ये हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रावधान और इंप्लीमेंटेशन। ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है मेरा। प्रावधानों में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मुख्य फोकस जो है इसका वो अंतरराष्ट्रीय आवागमन पर है। LMO के अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर नियंत्रण का मतलब पूरी तरह से रोक नहीं होता है, बल्कि कुछ शर्तों के पूरे होने पर ही, कि कुछ शर्तें अगर पूरी होंगी तभी इनका अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही हो सकता है। अगर कुछ शर्तें वो जो हैं जो पूरी नहीं होंगी तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लग जाएगी। ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो ये लिखना होगा कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल मूवमेंट और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ LMO, ठीक है। कंट्रोल ओवर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ LMO subject to certain conditions,
सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के पूरे होने पर ही इनके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को अनुमति मिलेगी, को अलाउ किया जाएगा। अब यहां पर सवाल एक ये उठता है कि इनके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले ये जरूरी है कि इस तरह के एलएमओ में जिसकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही हो रही है तो दो कंट्री जरूर इन्वॉल्व होंगे। पहला कंट्री वो जिसने ये एलएमओ बनाया है, और दूसरा कंट्री वो जिसको कुछ फायदे लग रहे हैं इस एलएमओ में और वो इस एलएमओ को इंपोर्ट करना चाहता है। इंपोर्ट करने वाले कंट्री को हर तरह की सूचना इस एलएमओ के बारे में प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसको लेकर के जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, कैसे इसको डेवलप किया गया, फील्ड ट्रायल में क्या क्या पाया गया, क्या क्या रिस्क पाए गए, क्या क्या बेनिफिट पाई गई, सब कुछ जानने का अधिकार उस कंट्री को है जो कि इसको इंपोर्ट कर रहा है। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये डिसाइड करेगा कि वो इसको इंपोर्ट करे या नहीं करे। तो ऐसा कोई भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है तो उसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट से मतलब है कि पहले से सूचना दी गई है और उस सूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ये हमें इंपोर्ट करना है या ये हमें इंपोर्ट नहीं करना है। और जब ये डिसाइड हो गया कि इंपोर्ट करना है, तब ये माना जाता है कि आपने ये सब कुछ सुनिश्चित कर लिया है कि हाँ, यहाँ पर जो है सो कोई ऐसा खतरा नहीं है लोकल बायोडाइवर्सिटी को, और इस तरह से इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो पहला तो जो राइट है किसी भी कंट्री के पास वो है प्रायर इंफॉर्मेशन लेने की, और उस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के बाद आप कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं कि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर भी होना चाहिए। तो पब्लिक डोमेन के लिए एक वेब पोर्टल डेवलप किया गया है और ये वेब पोर्टल लगातार अपडेट होते जाता है, और इस वेब पोर्टल का नाम है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है कि पौधे की कोई भी नस्ल है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दुनिया के 10 देशों में इसको ग्रो किया जा रहा है। इन दुनिया के 10 देशों में किस तरह से उनका रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि एक ही प्लांट दुनिया के किसी एक हिस्से में एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, किसी दूसरे हिस्से में किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो दुनिया के अलग अलग देशों में ये प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या किसी कंट्री में बायोसेफ्टी को लेकर के कोई घटना हुई है? अगर हुई है, वो कंट्री इसी वेब पोर्टल पर अपडेट करेगा कि हमारे कंट्री में ये प्लांट इतनी तेजी से ग्रो करने लगा कि जो लोकल स्पीसीज थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। तो वो एक बायोसेफ्टी इंसिडेंस हो गया। ये प्लांट ऐसा है कि हमारे यहाँ इससे कुछ इंसेक्ट को पॉइजनिंग हो गई है इस प्लांट के लीफ को खा करके। तो ये बायोसेफ्टी का एक इंसिडेंस होगा कि जिसको कि रिपोर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस पर वो कंट्री सारा इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा उस प्लांट के बारे में या उस एनिमल के बारे में जिसको कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, और उसके बाद दूसरे कंट्री अपने अपने अनुभवों को भी वहां पर शेयर करेंगे प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो ये एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है। और साथ में एक और इसका सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी स्टेज ऑफ इंपोर्ट पर यह डाउट होता है कि यह गलत फैसला है और इससे हमारे यहाँ की बायोसेफ्टी अफेक्ट हो सकती है, आप इस इंपोर्ट को वहीं पे रोक सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिकॉशन, कि आपको बाद में भी ऐसा लगता है कि ये चल पड़ा है दूसरे कंट्री से, लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, तो आपके पोर्ट पर आ जाए, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एनवायरनमेंट में रिलीज करने के बदले आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर अपने पोर्ट से ये चला नहीं है तो आप इस डिसीजन को कैंसिल कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बायोसेफ्टी का सवाल है और हमारा कार्थाजिना प्रोटोकॉल सारे इंपोर्टिंग कंट्रीज को यह परमिशन देता है। आई होप ये चीज क्लियर है।
अच्छा, आप लोग इधर उधर की बात बहुत कर रहे हैं, चूंकि मैं पढ़ाने के सिलसिले में कमेंट नहीं देख रहा हूं, तो आप लोग इधर उधर की एकदम भर भर के बात कर रहे हैं। मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं सुबह में, एक तो है कि मैं पूरे दिन मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं, ठीक है, पूरे दिन। अभी पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट सर्विस के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो समझ लो कि रात के 9 बजे तक मैं मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं, सुबह की 10 बजे से लेकर के। और उसके बाद आप लोग यहां पर आकर के सुबह की क्लास में आकर के इधर उधर की बात आपस में कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इसलिए चैट नहीं बंद करवाता हूं कि जो सीरियस बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, लेकिन चैट को हाईजैक कर लेते हैं वो बच्चे जो यहां पे पढ़ने के लिए ही नहीं आते। अरे पढ़ना नहीं है तो आओ ही मत ना, सोए रहो 8 बजे, कौन जगाता है। चलो, तो अब हम प्रावधानों पर आते हैं। तो 3 प्रावधान साफ साफ हमें दिखते हैं। सबसे पहला दिखता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। पूर्व सूचना के आधार पर सहमति। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सतर्कता का सिद्धांत। तीसरा है क्लियरिंग हाउस। जैविक सुरक्षा, अनुमति पोर्टल। राइट। तो ये 3 चीजें हैं। अब सबसे पहले पूर्व सूचना को आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बस अब लिखना शुरू कर दीजिए। यहां पर आप लिखें कि निर्यातक देश के द्वारा आयातक देश को निर्यातक देश के द्वारा आयातक देश को एलएमओ के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। एलएमओ के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर ही आयात का निर्णय लिया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही आयात का निर्णय लिया जाता है। आयात का निर्णय लिया जाता है। इंग्लिश में लिखिए, एक्सपोर्टिंग कंट्री विल प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन exporting country will provide all information related to the LMO to the importing condition, to the importing country, on the basis of which
the decision is taken, on the basis of which the decision is taken to import the LMO, to import the LMO. अगला लिखिएगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सतर्कता का सिद्धांत। आयातक देश के पास जैव सुरक्षा के कारणों से, आयातक देश के पास जैव सुरक्षा के कारणों से आयात को प्रतिबंधित करने का पूरा अधिकार होता है। आयातक देश के पास जैव सुरक्षा के कारणों से आयात को प्रतिबंधित करने का पूरा अधिकार होता है। The importing country has total right. The importing country has total right to deny the import of LMO, to deny the import of LMO at any stage of, at any stage of the import process. For the concerns of biosafety, for the concerns of biosafety. और ये जो है जैविक सुरक्षा अनुमति पोर्टल, यहीं पे लिख देता हूं। ये एक अंतरराष्ट्रीय वेब पोर्टल है जिस पर LMO के बारे में पूरी वैज्ञानिक जानकारी, फिर जैविक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वेब पोर्टल है जो कार्ताजीना प्रोटोकॉल के सेक्रेटेरिएट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये किसी एक कंट्री के हाथ में नहीं है। कार्ताजीना प्रोटोकॉल का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वही इस वेब पोर्टल को मेंटेन करता है और ये वेब पोर्टल पे वो सारी जानकारी मिलती है। तो कोई भी आयातक कंट्री सबसे पहले तो यहीं जाकर के चेक कर लेता है और यहां पर चेक करने के अलावा वो निर्यातक कंट्री से पूरे इंफॉर्मेशन की डिमांड भी करता है। तो ये हो गया हमारा कार्ताजीना प्रोटोकॉल। आज की डेट में इसकी सदस्यता 173 देशों की है। अब हम आते हैं कार्ताजीना प्रोटोकॉल के एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल पर, जिसको हम कहते हैं नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। नागोया कुआलालंपुर supplementary protocol on liability and redress। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि ये एक उप प्रोटोकॉल है।
या कह लीजिए कि ये एक पूरक प्रोटोकॉल है। ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और रिड्रेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इसको अक्टूबर 2010 में अपनाया गया था और मार्च 2018 से ये लागू है। ठीक है। अक्टूबर 2010 में नागोया सम्मेलन में इसको अपनाया गया था, अडॉप्शन हुआ, और ये मार्च 2018 से लागू है। पहले जितना कुछ लिखा हुआ है उसको आप लिख लें। डन। क्या सभी अमाइनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। सिस्टीन और मिथायोनिन में पाया जाता है। डन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल समझा दीजिएगा प्लीज सर, कृष्ण कह रहे हैं, मैं अभी समझाता हूं। देखो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप एक आयातक देश के रूप में हमेशा ही सतर्क रहेंगे, और सतर्कता के इस सिद्धांत का पालन करते हुए कभी भी किसी भी एलएमओ के आयात के पहले आप इसके बारे में सारी जानकारी दो जगह से लेंगे। पहला, जो क्लियरिंग हाउस वेब पोर्टल है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और आप उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, जो निर्यात कर रहा है उससे आप पूरे वैज्ञानिक डेटा की मांग कर सकते हैं, और उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास जितना वैज्ञानिक डेटा है वो आपके साथ शेयर करे। अगर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है तो बाद में अगर ये पता चल जाता है तो उसके खिलाफ डैमेज और कंपनसेशन भी आप ले सकते हैं। इसको हम सतर्कता का सिद्धांत कहते हैं, और सतर्कता के सिद्धांत के तहत ये भी अधिकार आपको प्राप्त है एज एन आयातक, एज एन इंपोर्टर, कि अगर आप इससे कन्विंस नहीं है कि नहीं अभी भी सतर्कता में कोई कमी रह गई है, आप किसी भी स्टेज में इस इंपोर्ट के प्रोसेस को रोक सकते हैं। सर, एडॉप्शन और लागू करने में क्या फर्क है? एडॉप्शन का मतलब होता है कि देशों ने इसको एक अच्छी संधि पाई और उन्होंने कहा कि चलो इसको हम अपनाते हैं, लेकिन एक एक करके देश इस पर अपना साइन करेंगे, एक एक करके देश फिर इसको रेटिफाई करेंगे। हर संधि में एक मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के सिग्नेचर और रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। जब वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नेचर और रेटिफिकेशन मिल जाती है तब जाकर के उस संधि को लागू किया जाता है। तो ये होता है हमारा मामला एडॉप्शन और रेटिफिकेशन के बीच का। ठीक है। चलो, तो अब हम सबसे पहले इसके स्कोप को समझते हैं। ये बहुत छोटा है लेकिन इसके स्कोप को समझते हैं। कार्ताजीना प्रोटोकॉल बखूबी इस दुनिया में लागू हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्ताजीना प्रोटोकॉल में एक कमी थी कि क्या होगा अगर निर्यात करने वाला देश कुछ जानकारी को गुप्त रख करके, कुछ जानकारी को शेयर नहीं करके और निर्यात कर देता है।
और आयातक देश को जितनी जानकारी दी गई थी उस जानकारी के आधार पर आयातक देश को यह लगा कि नहीं ठीक है, इसको हम ला सकते हैं अपने कंट्री में। आयातक देश उस भरोसे पर अपने कंट्री में ले आता है और आयातक देश की बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचती है। निर्यातक देश की जिम्मेदारी तय करने का कोई प्रावधान कार्ताजीना प्रोटोकॉल में नहीं है। आयातक देश को किसी भी तरह की भरपाई कराने का कोई मैकेनिज्म कार्ताजीना प्रोटोकॉल में नहीं है। और वही जो कमी है हमारे कार्ताजीना प्रोटोकॉल की, कि जिसमें निर्यातक देश की जिम्मेदारी नहीं तय हो पाती, आयातक देश को किसी भी तरह की भरपाई नहीं की जा सकती, उस कमी को पूरा करने के लिए ये पूरक प्रोटोकॉल 2018 से अब लागू है। तो नागोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल कार्ताजीना प्रोटोकॉल में जोड़ दिया गया है और इसके तहत किसी भी एलएमओ के कारण आयातक देश में अगर बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचती है, निर्यातक देश से उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है और उसकी जिम्मेदारी तय करने अगर तय हो जाती है तो उस बेसिस पर आयातक देश को क्षतिपूर्ति भरपाई का अधिकार दिया गया है। यह है नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी तक कार्ताजीना में यह मैकेनिज्म नहीं था। लिख लीजिए इस चीज को। यह कार्ताजीना प्रोटोकॉल का एक पूरक उप प्रोटोकॉल है। यह कार्ताजीना प्रोटोकॉल का एक पूरक उप प्रोटोकॉल है। पूरक उप प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचने की स्थिति में, इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को क्षति पहुंचने की स्थिति में निर्यातक देश की जिम्मेदारी तय करना, निर्यातक देश की जिम्मेदारी तय करना और आयातक देश को मुआवजा दिलाना है और आयातक देश को मुआवजा दिलाना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। इट इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। पूरक प्रोटोकॉल क्या होता है, कंचन पूछ रही हैं। कंचन, अगर पुराने प्रोटोकॉल में कुछ छूट गया है तो उसकी पूर्ति के लिए फिर से एक पूरक प्रोटोकॉल जोड़ा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे चालू रहेंगे। इट इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल टू कार्ताजीना प्रोटोकॉल। Its main purpose is to fix the responsibility of exporting country. To fix the responsibility of exporting country and secure compensation for the importing country. Secure compensation for the importing country
in the event of any damage, in the event of any damage to the biodiversity, any damage to the biodiversity of the importing country, to the biodiversity of the importing country. डन। सर इसमें भौगोलिक स्थिति के परिवर्तन होगा तो क्या आयातक देश की गलती मानी जाएगी? देखो, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन तो होगा ही। अगर मान लो कि अर्जेंटीना की वीट की कोई वैरायटी इंडिया आ रही है तो भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन तो हो गया, मान ली बात। लेकिन यही काम तो अर्जेंटीना के साइंटिस्ट की थी कि वो हर अलग अलग कंडीशन में इसको ग्रो करके देखे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नागोया प्रोटोकॉल पर। सर 3 घंटे की क्लास ले लीजिए, सीसेट की अभी नहीं है क्लास। सलोनी देखो क्या है कि क्लास के बीच में मुझे ये जानकारी मिलेगी तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। क्लास के बीच में ये जानकारी मिलेगी और वो भी स्टूडेंट के द्वारा मिलेगी तो वो कभी नहीं ले पाऊंगा। वो कोऑर्डिनेशन की कमी है कि मुझे पहले से ये पता होना चाहिए कैलेंडर के रूप में कि इस दिन क्लास नहीं है, इस दिन क्लास नहीं है। आप लंबी क्लास प्लान कर लें, मैं ले सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज उस तरह के रिक्वेस्ट आप लोग ना डालें क्योंकि उनको मैं अकोमोडेट नहीं करूंगा। कोई भी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन 90% चीजें प्री प्लान करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट है और छोटा है, नागोया प्रोटोकॉल। ये अडॉप्ट हुआ था, अपनाया गया था अक्टूबर 2010 में। नागोया सम्मेलन के दौरान ऑलराइट, और इफेक्टिव है, प्रभावी है कब से? टू 2014 से। तो ये 2014 से हमारा लागू हुआ। अब हम देखते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य है जैविक विविधता के संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का के उपयोग से उत्पन्न लाभ का न्याय संगत और उचित साझाकरण। हिंदी वाले बच्चे यहां से लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे डिक्टेशन लिखेंगे और इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इंग्लिश में मैं लिखवा दूं, फेयर एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग।
fair and fair access and benefit sharing. Fair access and benefit sharing of the benefits arising out of use of biological diversity resources. Use of biological diversity resources. ठीक है, अब इसका मतलब समझो, लिखने वाला काम कर लिया। अब देखो, ये पहले भी बताए थे, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। यहां पर बायोडाइवर्सिटी का कोई भी रिसोर्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं और कहानी के जरिए समझते हैं। मान लो कि छत्तीसगढ़ के किसी ट्राइबल इलाके में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसके पत्तियों के एक्सट्रैक्ट से किसी खास तरह की कैंसर का अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और यह बहुत मुमकिन है कि इस तरह के पौधे पाए जाते हैं जिसकी जानकारी नहीं है। लोकल स्तर पे लोगों ने इस पौधे के औषधीय गुण को समझा है, इस पौधे को बचाया है। सरकार का भी यहां पर काफी सहयोग रहा है लोकल लोगों के साथ। अब मान लो कि कल को कोई फार्मा कंपनी यहां पे रिसर्च करने की परमिशन लेती है और यहां पर जाकर के रिसर्च करती है, रिसर्च करके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन डेवलप करती है। वो मेडिसिन का करोड़ों करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। अगर हम उस मेडिसिन की बात करें, करोड़ों करोड़ रुपए का वो बिजनेस होगा। अब सवाल ये उठ जाता है यहां पे कि वो मेडिसिन जिसका करोड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है, उस बिजनेस में, उस लाभ में क्या सरकार को एक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए जिसने उस पौधे के संरक्षण को बढ़ावा दिया? क्या स्थानीय उस प्रजाति को बचाने वाले लोग, जो स्थानीय समुदाय है, क्या उनके साथ लाभ को शेयर नहीं करना चाहिए? उनके साथ भी लाभ को शेयर करना पड़ेगा। तो लाभ का उचित साझाकरण, ठीक है, लाभ का उचित और न्याय संगत साझाकरण बहुत जरूरी है। अब क्या होता है नागोया प्रोटोकॉल के पहले कि ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का एक उद्देश्य तो था, लेकिन चूंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं था तो अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था हो गई थी और कोई उसमें पारदर्शिता नहीं थी कि किस देश की व्यवस्था कितनी अच्छी है और किस देश की व्यवस्था क्या है। तो अब जो है बायोडाइवर्सिटी के संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का न्याय संगत और उचित साझाकरण किन तीन लोगों के बीच में, जिसने वहां से लाभ की स्थिति पैदा की है, दूसरा स्थानीय समुदाय, तीसरा जो स्थानीय सरकार है, इन सब लोगों के साथ। तो उस पर एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल लाया गया है। इस उद्देश्य से एक समरूप, मतलब अलग अलग देशों में एक जैसी व्यवस्था और पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए
to create a uniform and transparent international system for this purpose। और ये चीज याद रखिएगा, ये हो गया हमारा टॉपिक, आज के तीनों टॉपिक। और भारत इन तीनों प्रोटोकॉल का सदस्य है। ठीक है, भारत इन तीनों ही प्रोटोकॉल का सदस्य है। ये हो गई। देखो, ऐसे भी हफ्ते 10 दिनों में, अभी आप लोग क्लास के ड्यूरेशन की चिंता मत करो, हफ्ते 10 दिनों में क्लास की ड्यूरेशन मैं खुद से 2 घंटे या 2.5 घंटे की कर लूंगा, डिपेंडिंग। और ये मैंने डे 1 को कहा था जब क्लास हमारी रिज्यूम हुई थी, तो ये मैंने डे 1 को ही कहा था कि प्लानिंग की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर आप इस साल भी पीटी दे रहे हो तो आपके पीटी के 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त रहते हुए आपका पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सब पे आप लोग सजेशन देना बंद कर दो। आपके बेस्ट इंटरेस्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं, ठीक है ना, आपके बेस्ट इंटरेस्ट हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप पढ़ाई करते रहें। और एक दिन में कई क्लासेस होती हैं, उन सब के साथ आप जुड़े रहें, रेगुलर रहें। आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्पीड पर और बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ अपने आप प्रोग्रेस करती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए, आज इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल नहीं, कल रामनवमी की छुट्टी रहेगी। कम से कम मेरे क्लास की रामनवमी की छुट्टी है, क्योंकि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो परसों, मतलब कि 18 तारीख से फिर से हम लोग अपनी जर्नी में वापस लग जाएंगे, ठीक है। तो रामनवमी की एडवांस में सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से फेस टू फेस परसों होऊंगा। गुड बाय।